हेलो एवरीवन, क्लास सिक्स्थ हिस्ट्री एनसीईआरटी स्टूडेंट्स। आप क्लास सिक्स्थ के अलावा ये सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट लेसन है। हम लोग पढ़ रहे हैं आवर पास्ट पार्ट 1 क्लास 6 और चैप्टर सेकंड है। चैप्टर सेकंड का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। ठीक है, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी जब व्यक्ति हंटिंग यानी शिकार करता था, गैदरिंग यानी भोजन संग्राहक था, उस पीरियड से उस स्टेज से अब कहाँ पहुँचेगा, ग्रोइंग फूड यानी भोजन के उत्पादन के स्टेज में पहुँचेगा। ठीक है, ओके। ए चेंजिंग इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण में अब बदलाव होंगे। ठीक है, अराउंड 12,000 ईयर्स एगो यानी 12,000 साल पहले, यानी कि विश्व के जलवायु में, क्लाइमेट ऑफ दी वर्ल्ड, विश्व के जलवायु में बहुत बदलाव हुए। ठीक है, अब जलवायु जो है, क्लाइमेट ऑफ दी वर्ल्ड, विश्व का जलवायु अब गर्म हो गया है ना, अपेक्षाकृत थोड़ा गर्म हो गया। और देखो, वार्म कंडीशंस यानी जलवायु जब गर्म हो गई तो ग्रासलैंड्स यानी कि घास के मैदान, ठीक है, घास के मैदान विकसित होने लगे। और जब घास के मैदान विकसित हो गए तो नंबर ऑफ एनिमल्स यानी कि ऐसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी जो घास खाकर जिंदा रहते हैं, जैसे डियर है, एंटीलोप, गोट, सीप है ना, कैटल, मवेशी, तो इनकी संख्या बढ़ने लगी है ना। ओके, फिर जो शिकारी थे यानी हंटर्स थे, इन जानवरों का शिकार करने वाले जो लोग थे, इनका पीछा करना शुरू कर दिए। और जो शिकारी थे, इनका फूड हैबिट्स यानी इन जानवरों का जो भोजन था उनके बारे में जानकारी हासिल की। इनका ब्रीडिंग टाइम, ब्रीडिंग सीजन यानी कि जो प्रजनन सीजन है जानवरों का, उसके बारे में जानकारी हासिल की। ठीक है, और जब ये जानकारी हासिल हो गई तो जो लोग थे यानी कि इन जानवरों को हर्डिंग एंड रियरिंग, इनका पालन पोषण, इनको पालने के बारे में, पालतू बनाने के बारे में सोचने लगे थे है ना। लोग स्वयं इनको पालने के बारे में, इन जानवरों को पालने के बारे में सोचने लगे थे। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड फिशिंग वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट, यानी कि मछली पकड़ना भी महत्वपूर्ण था भोजन के लिए। ठीक है, और देखो, बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग यानी कि कृषि की शुरुआत और पशुपालन का शुरुआत है ना, इस टाइम में होगा। और इस पीरियड में यानी 12,000 साल पहले क्या हुआ कि जो घास हैं, कुछ ग्रेन बियरिंग ग्रासेस यानी कि अनाज वाले घास प्राकृतिक रूप से विकसित होने लगे थे। ठीक है, और इन घासों में से जैसे बार्ले, जौ, व्हीट, राइस, चावल है ना, इस तरह के जो अनाज धारण करने वाले अनाज वाले घास नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से उगने लगे। ठीक है, और जो ये घास थे, ग्रेन बियरिंग ग्रासेस थे, घास थे, ये पूरे, ऐसा नहीं है कि एक जगह उगे थे, ये पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट यानी कि उप महाद्वीप के विभिन्न भागों में इनका उगना हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिंगल एक ही स्थान पर ये उगे थे, तो ये सभी जगह उग गए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी सब कॉन्टिनेंट। लोग यानी पीपल, जो महिलाएं हैं, वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, ये लोग यानी घासों को, यानी अनाज वाले घासों को भोजन के रूप में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ठीक है, और उनके बारे में जानकारी हासिल करना शुरू कर दिया कि ये जो अनाज वाले घास हैं कहाँ पे, किस स्थान पे उगते हैं और इनका पकने का टाइम क्या है। ठीक है, इस तरह की जानकारी हासिल की। और जब इस तरह की जानकारी हासिल हो गई तो लोग स्वयं इन पौधों को उगाने के बारे में सोचने लगे। ठीक है, और अंत में अल्टीमेटली जो लोग हैं, फार्मर्स यानी किसान बन गए, कृषक बन गए। ठीक है, अब जानवरों को आकर्षित करने के लिए
है ना, जानवरों को आकर्षित करने के लिए लोग अपने घर के पास भोजन छोड़ते थे, यानी घर के पास भोजन छोड़ देते थे, यानी जानवर उसको भोजन को देखकर आकर्षित होते थे। तो इस तरह लोग भोजन के सहारे जानवरों को आकर्षित करना शुरू कर दिया था। और इस तरह से उन्होंने, उस टाइम के लोगों ने जानवर को पाला, है ना, जानवरों को पालना शुरू किया। तो पहला जो जानवर था, है ना, पहला एनिमल कौन था आदमी ने जिसको पाला, तो वो था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, कुत्ते का जो जंगली पूर्वज है ना, ये पहला जानवर है आदमी के द्वारा पाला गया। ठीक है, और इसके बाद और जानवर भी पाले गए, लेकिन जैसे आप जानते हैं सीप, भेड़ है, गोट, कैटल, मवेशी हैं, पिग, सुअर है ना, ये थोड़ा अपेक्षाकृत जेंटल एनिमल्स हैं, यानी शांत स्वभाव के हैं। ठीक है, तो बाद में लोग इस तरह जो जानवर शांत स्वभाव के थे इनको इनकरेज किया, उत्साहित किया। किस लिए उत्साहित किया कि जहाँ पे लोग रहते थे उस स्थान तक आने के लिए इन जानवरों को, जहाँ लोग रहते थे अपने शेल्टर के पास या कैंप्स के पास आने के लिए इन जानवरों को उत्साहित किया। और इन जानवरों की, यानी जो जेंटल स्वभाव के जानवर थे, इनकी रक्षा भी की, यानी जो बड़े जानवर हैं, बड़े जंगली जानवर हैं जो इनका शिकार करते थे, उन जंगली जानवरों से व्यक्ति ने, आदमियों ने इनकी रक्षा की, है ना। तो इस तरह से ये हर्डर्स बन गए, यानी कि पशुपालक बन गए। ठीक है, और ओके, अब देखते हैं डोमेस्टिकेशन, यानी बसने की प्रक्रिया। तो डोमेस्टिकेशन क्या चीज़ है? एक प्रक्रिया है। डोमेस्टिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग ग्रो प्लांट्स, यानी फसल उगाते हैं, और लुक आफ्टर एनिमल्स, यानी जानवरों की देख रेख भी करते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है डोमेस्टिकेशन। ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन के लिए लोग जो हैं सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी पौधों और जानवरों का चुनाव करते हैं। ठीक है, ये इस तरह के प्लांट्स, पौधे और जानवर चुनते हैं जो रोग मुक्त हों और जिनको जल्दी से रोग न हो जाए। ठीक है, जैसे प्लांट्स किस तरह के चुनते हैं लोग? प्लांट्स चुनते हैं जिसका, ऐसे पौधे जो लार्ज साइज ग्रेन, यानी बड़े आकार के अनाज पैदा करें। ठीक है, और उनका जो स्टॉक है, डंठल है, यानी कि डाली है, मजबूत हो, है ना, ताकि जब फसल पकने लगे तो उसका वजन सहन कर सके। ठीक, और दे सेलेक्ट सच एनिमल, व्यक्ति ने, इस तरह के आदमियों ने इस तरह के एनिमल्स, जानवर चुनते थे, है ना, जैसे जो जेंटल हों, है ना, ब्रीडिंग के लिए, प्रजनन के लिए शांत स्वभाव के हों, हिंसक न हों। ठीक है, तो इस तरह से जो प्लांट्स और एनिमल, जो पौधे और जानवर व्यक्ति ने उस टाइम के मानव ने चूज किया, यानी अपनाया और उनको पालतू बनाया, डोमेस्टिकेट किया, है ना, तो उस तरह के जानवर और पौधे धीरे धीरे जंगली जानवरों और पौधों से भिन्न हो गए, है ना। जैसे जो टीथ है, दांत, यानी दांत और जो सींग है जंगली जानवरों के दांत और सींग जो हैं पालतू जानवरों के अपेक्षा बड़े होते हैं, है ना। पालतू जानवरों के सींग और दांत छोटे छोटे होते हैं, जबकि वाइल्ड एनिमल्स, यानी जंगली जानवरों के बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इमेज लगी हुई है, जैसे टूथ ऑफ डोमेस्टिकेटेड पिग, है ना, ये पालतू सुअर का ये दांत है, और ये टूथ ऑफ वाइल्ड पिग, यानी कि जंगली सुअर का दांत है। तो ये आप डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, डोमेस्टिकेशन बिगन, देखो ये जो बसने की प्रक्रिया है 12,000 साल पहले शुरू हुई थी, और एक धीमी प्रक्रिया थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हो गया जल्दी से, ये धीरे धीरे हुआ। डोमेस्टिकेशन जो है ये मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के कई भागों में हुआ, ये प्रक्रिया विश्व के कई भागों में हुई। ठीक है, जो अर्लीस्ट प्लांट्स थे, यानी कि सबसे पुराने पौधों में से जिनको डोमेस्टिकेट किया गया, यानी कृषि के लिए योग्य बनाया गया, तो हीट एंड बार्ले, यानी कि गेहूं और जौ थे।
और जो ईयरलीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स यानी जो जानवर सबसे पहले पालतू बनाए गए तो सीप एंड गोट यानी कि भेड़ और बकरी थे। आफ्टर डॉग कुत्ते के बाद, पहला तो कुत्ता था, इसके बाद सीप यानी भेड़ और बकरी पालतू बनाए गए। ठीक है। ए न्यू वे ऑफ लाइफ, नई जीवन शैली। जैसा कि हमने पढ़ा कि लोग जो है स्टार्टेड ग्रोइंग प्लांट्स, पौधे उगाना शुरू कर दिए थे। ठीक है। और अगर जैसे एक सीड, एक बीज को जब बोया जाता है तो उसको प्लांट बनने में कुछ दिन, वीक्स, सप्ताह, मंथ्स, महीने या वर्ष लग सकते हैं। ठीक है। अब जो है पीपल जो थे, लोग थे, उनको एक स्थान पर लंबे समय तक रुकना पड़ने लगा। जैसे क्यों? क्योंकि प्लांट्स का देख रेख करते थे, है ना, वाटरिंग, उसको पानी देना, वीडिंग, खरपतवार निकालना, ड्राइविंग अवे एनिमल्स यानी कि जानवरों को भगाना और पक्षियों को भगाना। ठीक है। जब तक फसल राइपेंड यानी पक न जाए तो उनको वहाँ पे रुकना पड़ता था। ठीक है। और देखो, जो ग्रेन्स वो प्रोड्यूस करते थे, अनाज पैदा करते थे, उसको स्टोर करने के लिए अनाज को स्टोर करना था तो भोजन के लिए, है ना, भोजन के रूप में, और सीड्स यानी कि बीज के लिए उसको स्टोर करते थे। तो स्टोर करने के लिए लोगों ने क्ले पॉट्स, बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया, या फिर बास्केट, है ना, यानी कि टोकरियाँ बनाई, और अथवा डग पिट्स यानी गर्त, जमीन ग्राउंड में गर्त की खुदाई की और उसमें अनाज स्टोर किया। स्टोरिंग एनिमल्स, जैसे देखो एनिमल्स जो हैं ये प्राकृतिक रूप से बढ़ते हैं, है ना, प्रजनन होता है, मल्टीप्लाई करते हैं, और जानवर जो है एनिमल्स हमें मिल्क, दूध, मीट, मांस और भी चीज़ें देते हैं। तो इस तरह से जानवर जो है, अगर जानवरों को पाला जाए तो क्या है, ये स्टोर ऑफ फूड यानी कि एक भोजन का भंडार है, स्टोर ऑफ फूड है। ठीक है। ओके। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स यानी कि प्रारंभिक किसानों और पशुपालकों के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो एक मैप है अभी अगले स्लाइड में, वहाँ पे हम लोग देखेंगे जो ब्लू स्क्वायर हैं, है ना, ब्लू स्क्वायर मैप में जहाँ पर है, तो ब्लू स्क्वायर ये बताते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्ववेताओं को इन स्थानों से एविडेंस मिले हैं, किसके, ईयरली फार्मर्स एंड हर्डर्स के, यानी कि प्रारंभिक किसानों और पशुपालकों के यहाँ पे एविडेंस मिले हैं। जो स्क्वायर्स हैं, जैसे यहाँ पे है मेहरगढ़, ठीक है, बुर्जहोम, और यहाँ पे है कोलदिहवा और महागारा, है ना, चिरंद और दौजली हेडिंग, और यहाँ है पयमपल्ली, है ना, हल्लूर। तो ये इतने साइट्स हैं, स्थान हैं जहाँ पे हमें एविडेंस मिले हैं ईयरली फार्मर्स और हर्डर्स के। ठीक है। तो जो हमने अभी लोकेशन देखा, जैसे ये सभी ऑल ओवर दी कंटिनेंट, सब कंटिनेंट सॉरी, ये पूरे उपमहाद्वीप में मिले हैं। नॉर्थ वेस्ट, है ना, जैसे आज के डेट पे जहाँ कश्मीर का क्षेत्र है तो नॉर्थ वेस्ट में स्थान मिले हैं, और ईस्ट पूरब की ओर, और साउथ इंडिया दक्षिण भारत में। ठीक है। इन स्थानों पर जो एविडेंस मिले हैं, तो एविडेंस किस तरह के मिले हैं, जैसे एविडेंस ऑफ प्लांट्स, पौधों का एविडेंस मिला है, एनिमल्स, जानवरों की हड्डियां मिली हैं। ठीक है। और बर्न्ड ग्रेन्स यानी कि जले हुए अनाज, है ना, ये अनाज एक्सीडेंटली अचानक जल गए होंगे या फिर किसी उद्देश्य बस जलाए गए होंगे। ठीक है। ओके। टू वर्ड से सेटल्ड लाइफ, है ना, अस्थाई जीवन, तो सेटल्ड लाइफ की ओर अब मानो जाएगा। तो देखो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, पुरातत्ववेता हैं, इनको कुछ ट्रेसेस मिले हैं, हट्स, झोपड़ी या घरों के, हाउसेस के ट्रेसेस मिले हैं, है ना, कुछ साइट्स पर ये ट्रेसेस मिले हैं हट्स के। जैसे बुर्ज होम का, यहाँ पे बुर्ज होम जो है इस समय कश्मीर में है,
ठीक है। यहाँ पे पिट हाउसेस यानी गर्तवास मिला है ना, जो ज़मीन में ग्राउंड में खोदकर बनाया गया था, है ना। और इसमें जाने के लिए स्टेप्स सीढ़ियाँ भी थी, ठीक है, सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। और ये टू गेट शेल्टर इन कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम से बचने के लिए लोगों ने इस तरह का जो है पिट हाउस बनाया होगा, है ना। और यहाँ पे घरों के पास जो है भट्टी मिला है, कुकिंग यानी खाना बनाने की जो हर्ट्स यानी चूल्हे मिले हैं। ये घर के इनसाइड भी मिले हैं और बाहर भी मिले हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि घर के अंदर और बाहर दोनों जगह कुकिंग की जाती रही होगी, यानी मौसम के अनुसार, वेदर के अनुसार ऐसा लोग करते रहे होंगे, ठीक है। और स्टोन टूल्स, पत्थर के औजार भी मिले हैं, कई साइट्स पे स्टोन टूल्स भी मिले हैं, ठीक है। जो स्टोन टूल्स हैं ये पैलियोलिथिक, है ना, पैलियोलिथिक टूल से डिफरेंट हैं, और यही कारण है इन्हें नियोलिथिक टूल्स कहते हैं, ठीक है। नियोलिथिक टूल्स जो हैं पॉलिश किए जाते थे। इनको फाइन कटिंग एज, है ना, इनका जो एज है कटिंग एज को फाइन बनाने के लिए पॉलिश किया जाता था। नियोलिथिक टूल्स जो हैं, नियोलिथिक टूल्स में मोटर्स एंड पेस्टल्स यानी कि जो ओखली और मूसल शामिल हैं। ये ग्राइंडिंग ग्रेन, अनाजों को पीसने के लिए, या फिर अदर जो प्लांट प्रोड्यूस हैं, अदर पौधों का जो प्रोड्यूस है उसको पीसने के लिए उपयोग किया जाता था, और इसका उपयोग आज भी किया जाता है इवन टुडे, है ना, मोटर एंड पेस्टल्स का। और जो पैलियोलिथिक टाइप्स के टूल्स थे अभी कंटिन्यू थे, ऐसा नहीं कि पैलियोलिथिक पुराने टाइप के जो टूल्स थे बंद हो गया और नियोलिथिक टूल्स यूज में था, ऐसा नहीं है, पुराने टाइप के भी टूल्स यूज में थे, ठीक है। और जो टूल्स हैं हड्डियों के भी बनाए जाते थे, है ना, बोन्स टूल्स भी बनाए जाते थे। और अर्दन पॉट्स फाउंड यानी कि मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। ये डेकोरेटेड होते थे यानी कि सजाए हुए सुसज्जित होते थे, और इसको लोग स्टोरिंग थिंग्स, चीज़ों को रखने के लिए करते रहे होंगे, कुकिंग फूड, भोजन पकाने के लिए, है ना। विशेषकर जैसे फसल हैं राइस, चावल, व्हीट, लेंटिल्स, है ना, ये व्यक्ति के, आदमियों के ये डाइट के मेन पार्ट्स थे। ये कुछ नियोलिथिक टूल्स हैं, आप देख सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई करिए, ये किसके इमेजेस हैं। ये जार है ना, ये जार उस टाइम यूज होता था, लोग बनाते थे चीज़ों को स्टोर करने के लिए, कुकिंग के लिए। और क्लॉथेस, कपड़े, तो लोग कपड़े बुनना भी शुरू कर दिए थे, ठीक है। और जो मटेरियल था, डिफरेंट टाइप का मटेरियल्स थे, जैसे कॉटन को उगाया जा सकता था उस समय, ठीक है। तो हमने जो अभी इतनी चीज़ों की बात की, क्या इस तरह का परिवर्तन एक साथ हो गया था, है ना। क्या डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, क्या ये सारी चीज़ें एक साथ हो गई थी हर जगह? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये चीज़ें एक साथ नहीं हुई थी, एक साथ हर जगह नहीं हुई थी। जैसे कि मेन एंड वुमेन, कुछ महिलाएं और पुरुष अभी भी हंटर गैदरर्स थे, है ना। और कुछ लोग तो ये खेती करना, फार्मिंग करना और हर्डिंग करना धीरे धीरे सीख पाए, यानी कि कई हज़ारों साल लगे, है ना। ऐसा नहीं कि सभी जगह एक साथ ये सारी चेंजेस हो गई। इन सम कंडीशंस, कुछ स्थिति में जो मेन एंड वुमेन थे, महिलाएं और पुरुष थे, ये चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके करते थे। जैसे कि डिफरेंट थिंग्स, यानी कि अलग अलग सीजन में, है ना, अलग अलग सीजन्स में अलग अलग चीज़ें करते थे, ठीक है। ये देखो, अब आपको ढूंढना है मेहरगढ़ जो सेटलमेंट है, 8000 साल पहले का ये कल्चर है, सेटलमेंट है, ठीक है। तो मेहरगढ़ को आप लोकेट करिए, ये रहा।
तो मेहरगढ़ में क्या हुआ इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका जो लोकेशन है मेहरगढ़ का, ये फर्टाइल प्लेन यानी कि उपजाऊ मैदान में है, और ये है बोलन पास, बोलन दर्रे के पास है। ठीक है, और जो बोलन दर्रा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है ईरान जाने के लिए। ठीक है, और मेहरगढ़ में लोग बार्ले और व्हीट, जौ और गेहूं को उगाना सीखा पहली बार, इस एरिया में पहली बार सीखा। ठीक है, और ये सीप, भेड़ और बकरियों को पालना भी सीखा फर्स्ट टाइम, इस एरिया में फर्स्ट टाइम ये काम हुआ। और मेहरगढ़ जो है ये सबसे पुराने गाँव में से एक है ना। जिन गाँवों के बारे में हमें जानकारी है, हम लोग जानते हैं, उन गाँव में से मेहरगढ़ सबसे पुराने गाँव में से एक है। ठीक है, और देखो मेहरगढ़ में बोन्स ऑफ मैनी एनिमल्स, कई जानवरों के हड्डियां मिली है, जैसे डियर, हिरण, पिग, सुअर और सीप, भेड़, गोट, बकरी, इस तरह के जानवरों का बोन्स मिले हैं। और यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर आर रेक्टेंगुलर हाउसेस यानी कि वर्गाकार अथवा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, है ना। रिमेन्स ऑफ स्क्वायर आर रेक्टेंगुलर हाउसेस, और जो घर थे, हाउसेस थे, ये 4 कमरे के थे, 4 या 4 से ज़्यादा कमरे के थे, 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, है ना। और इनमें से कुछ जो रूम्स थे तो स्टोरेज, भंडारण के लिए उपयोग किए जाते रहे होंगे। और यहाँ पे सेवरल बरियल्स, कई कब्रगाह मिले हैं, है ना। तो जब लोग मर जाते थे यहाँ पे, तो इनके जो रिलेटिव्स हैं, संबंधी और फ्रेंड्स, दोस्त हैं, इनके प्रति रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान अर्पित करते थे। ठीक है, ये घर है, हाउस का इमेज है, आप देख सकते हैं मेहरगढ़ में किस तरह से है। और मेहरगढ़ में एक कब्रगाह का एक इमेज है, यहाँ पे स्केलेटन है यानी कुछ कंकाल है, आप पहचान सकते हैं, है ना। बकरियों का और आदमियों का वहाँ पे कंकाल है। और यहाँ के जो लोग थे, ये फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ यानी कि ये लोग विश्वास करते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है दूसरे वर्ल्ड में, है ना। आदमी का दूसरा लाइफ होता है डेथ के बाद भी, इसलिए ये डिसीज पीपल की यानी कि मृत व्यक्ति की देखभाल करते थे। और बरियल उस प्रकार का एक अरेंजमेंट है। ठीक है, और जैसे कि एक कब्रगाह में तो डेड पर्सन के साथ यानी मृत व्यक्ति के साथ जो बकरियां भी दफनाई गई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या रहा होगा, इसका उद्देश्य ये रहा होगा कि जो नेक्स्ट वर्ल्ड है यानी कि जो उस व्यक्ति का दूसरा जन्म होगा, उसमें उसके भोजन के रूप में काम आएगा। ठीक है, जो दूसरी लाइफ होगी। ठीक है, ये पेंटिंग्स हैं इन फ्रांस, है ना। फ्रांस में ये पेंटिंग्स है, ये आप इसको ध्यान से देखिए और आइडेंटिफाई करिए क्या चीज़ें हैं इसमें। और कलर है बहुत अच्छा, ब्राइट कलर से बनाया गया है। तो इस पेंटिंग को 4 स्कूली बच्चों ने इसको डिस्कवर किया था, यानी 100 ईयर्स एगो, है ना। 100 साल पहले इसको डिस्कवर किया 4 स्कूली बच्चों ने। और ये इस तरह की पेंटिंग जो है 20,000 साल पहले से 10,000 साल पहले के बीच बनाई जाती थी। इन पेंटिंग्स में कई पेंटिंग्स एनिमल्स के हैं, जानवरों के होते थे, और जैसे वाइल्ड हॉर्स, जंगली घोड़ा, है ना, और अरोक्स, बाइसन, वोली राइनोसरस, गेंडा, रेनडियर, बियर, तो इस तरह के जानवरों का पेंटिंग्स बनाए जाते थे। कलर्स यूज्ड, जो कलर यूज किए जाते थे इन पेंटिंग्स में, तो ब्राइट कलर्स यूज किए जाते थे। और ये जो कलर्स बनते थे मिनरल्स के बनते थे, जैसे ओकर यानी गेरू पत्थर, और आयरन ओर और चारकोल के कलर्स बनाए जाते थे। ठीक है, जो रीजन था यानी रीजन्स, पेंटिंग करने का रीजन्स क्या रहा होगा, तो पॉसिबल रीज़न ये है, संभवतः लोग पेंटिंग्स किसी सरमोनियल अवसर पर करते रहे होंगे, या फिर कोई स्पेशल
रिचुअल्स के लिए करते होंगे, जैसे कि जो हंटर्स हैं, शिकारी हैं, शिकार करने जाने से पहले इस तरह के रिचुअल्स परफॉर्म करते रहे होंगे। ठीक है। कैटल ह्यूक एक फेमस नियोलिथिक साइट है। ठीक है। और ये टर्की में है ना, ये साइट टर्की में है। ये देखिए कैटल ह्यूक, ये नियोलिथिक सेटलमेंट है। ठीक है, ये मैप है उसका। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे कई चीज़ें, सेवरल थिंग्स, कई चीज़ें बाहर से लाई जाती थी, यानी बहुत दूर से लाई जाती थी, यानी ग्रेट डिस्टेंसेस, और इस सेटलमेंट में, इस सभ्यता में यूज की जाती थी। जैसे फ्लिंट जो है, चकमक पत्थर, सीरिया से लाए जाते थे। और कावरेज यानी कौड़ियाँ जो है, ये रेड सी यानी लाल सागर से लाए जाते थे। और सेल्स, सीप जो हैं, ये मेडिटरेनियन सी से लाए जाते थे। ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था यहाँ पर, यानी कि ये सारी चीज़ें, तो कोई वाहन तो था नहीं कि उस समय लाएंगे, तो बैक्स ऑफ पैक एनिमल्स यानी कि जानवरों की पीठ पर लाते थे, या फिर आदमी स्वयं लाता था किसी तरह से। ठीक है। तो इस तरह से ये लेसन हमारा ख़त्म हो गया। ओके, दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।